हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। सकारात्मक व समावेशी विकसित भारत 2043। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का। हम 6 क्लास की 4th चैप्टर जो है वो है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ये आज हम करने वाले हैं, समझेंगे अपने देश की लोकतंत्र की कितनी अहमियत है और उनके मुख्य तत्व हम करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका की एक कहानी से समझेंगे कि पहले किस तरीके से लोग रहते थे जब लोकतंत्र सरकार नहीं होती हैं, उसके बाद किस तरीके से रहते हैं जब लोकतंत्र सरकार आ जाती हैं। दूसरा है लोगों की भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में आज 26 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं लोकसभा सीट्स पर, तो उसमें लोगों की भागीदारी कितनी है, उस तरीके से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। अच्छा जी, आगे हो गया। भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी हैं। विवादों का समाधान। जब इतनी सारा बड़ा देश है, उसमें विवाद भी होंगे, उन विवादों का समाधान किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो समानता एवं न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत उस देश में जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाती है। कुछ जिस तरीके से इसमें आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। सरकार की प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं लोग। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों है। सरकार की क्यों जरूरत है विवादों को और उन मुद्दों को सुलझाने के लिए। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की जानकारी। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। 1, 2 और 3 ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। सफल। जिस लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, और तीसरा समानता एवं न्याय के बारे में हमेशा काम करते रहने से लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता है। अब इसमें दक्षिण अफ्रीका का दे रखी है कहानी, उसको पढ़ेंगे। और भारत है अपना यहाँ पर, ये संसार का मैप है। अब कहानी। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, अश्वेत और जिनकी त्वचा रंग सांवला है, यानी भारतीयों की तरह। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों, उस लड़के को क्यों गोली मारी गई थी। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून
रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद कानून से शासित था पहले दक्षिण अफ्रीका, जिस समय उस लड़के को गोली मारी गई थी, और चमड़ी के आधार पर भेदभाव वहां किया जाता था, रंग के आधार पर। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। हमारी भी कुछ इस तरीके से ही है। हमारे यहाँ पर भी मानसून और प्रकृति की वजह से, भौगोलिक कारणों की वजह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त नहीं थी, एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते थे। श्वेत, अश्वेत या भारतीय, ये प्रजातियां जितनी भी थीं आपस में संबंध नहीं बन सकता था। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, रहना भी नहीं है साथ में, और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी एक समय था क्या, और ज़्यादा समय की बात नहीं है ये। जबकि पिछली जो सेंचुरी है ना, 19वीं वाली जो सीरीज है, उसी की बात चल रही है। विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया, श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग हुआ करते थे, अस्पताल तक भी अलग कर दिए थे, अस्पताल अलग, और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। जैसे कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, प्राइवेट और सरकारी। सरकारी में जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ क्या मिलता है हमें, जब देखते हैं, जब सर्वे करते हैं, वो प्राइवेट में सब कुछ है, क्योंकि पैसा है, पैसे वाले देंगे और उसकी सुविधाएं मिलेंगी उनको, कुछ इस तरीके से। तो उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, रेल बसें भी अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी, वोट की भी इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी, जो ज़मीन थी उपजाऊ वाली वो श्वेत लोगों के पास थी, और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था स्वेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं का रहने वाला था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। जो श्वेत थे वो कौन सी, अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा, कुछ इस तरह जिस तरीके से हमारे यहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। विरोध करने के कारण गोलियां चली थीं, भीड़ पर गोलियां बरसाई, उसमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है, लगभग जब जब हमारे यहाँ आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में आपातकाल हो रहा था और दक्षिण अफ्रीका में पीटरसन को गोली मार दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो भाषा नहीं सीखना चाहता था। कौन सी? अफ्रीकन, जो श्वेत लोगों की थी। वो अपनी जुलू में मस्त था, जुलू, अपनी जुलू सीखने में मस्त था। और हमारे यहाँ जब हम आज़ाद हुए हैं उसके बाद हम सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे, ये हमारा संविधान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। हर भाषा को अपनाएंगे, हर भाषा को इज्जत रखेंगे, अपनी विविधता की इज्जत करेंगे देश में। किसी भी भाषा को ऊपर नहीं, किसी भी भाषा को नीचे नहीं, सब बराबर। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक देश बना, तब से सभी प्रजातियों के लोगों के बराबर माना जाने लगा। नेल्सन मंडेला कुछ इस तरीके से हैं जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी
सेम काम उन्होंने अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी के द्वारा हुआ था, जो काम भारत में गांधी जी व अन्य नेताओं के द्वारा हुआ था। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। वोट देने पर लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं उनके प्रतिनिधि। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरत और उनकी मांगों को ध्यान में रखेंगे। यह है इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है, हमने कोई भी प्रतिनिधि चुन लिया अपना, कोई भी एमपी। जब वो निर्णय करेंगे ना किसी भी कानून को लाने में, संसद में, अपनी क्लासरूम में, तो लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखेंगे हमेशा। हमें हमेशा वोट देना चाहिए जो डायरेक्ट हमसे जुड़ाव महसूस करे, जिससे कल को कुछ काम हो तो हम डायरेक्ट उनसे अपनी समस्याएं बताएं, गांव की या शहर की, और वो उनका समाधान कर सकें, उन समस्याओं का समाधान हो सके। जितने भी आज वर्तमान जो स्थिति है अपने भारत में, जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन पर समय ही नहीं है, सेवा करने का समय ही नहीं है जिन लोगों के पास, वो अपने उद्योग में बिजी हैं। और हो सके जो उद्योग में बिजी ना हो ना, उनका चुनाव सबसे बेहतर होता है, जिससे कि वो समय दे पाएंगे पूरा अपने लोगों को, सेवा कर पाएंगे पूरे अपने लोगों की। क्योंकि जो आदमी उद्योग से जुड़ा हुआ होता है वो आदमी सेवा में समय कम देगा, ये स्वाभाविक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए आगे भी हमेशा कि चुनाव उसका हो जो आपके लिए खड़ा हो। हालांकि इसकी दो परिभाषाएं हैं, एक तो होता है निजी, किसी भी एमपी से निजी हमारे संबंध है तो वो हमारे काम आ जाएंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी एमपी हो पर वो फ्री होना चाहिए, सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देने वाली हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जितने भी शहर में लोग जो है ना वो नोटा का यूज़ करते हैं कि हम किसी को भी नहीं मानते अपना प्रतिनिधि, इनमें से जितनी भी लिस्ट है हमारे यहाँ एमपीओ की आज वोटिंग में, हम उनको खारिज करते हैं। ऐसा नहीं है। ग्रामीण समाज में जाके देखिए मेरे शहरी भाइयों, मेरे नगरीय भाइयों या बहनों, वहाँ वोट डालने की अहमियत उन लोगों को पता है जो ग्रामीण समाज में रह रहा है। आपको इतना पढ़ लिख कर भी आप उस अधिकार, उस शक्ति का उपयोग नहीं उठा पा रहे हो, तो इसमें हमारे संविधान विशेषज्ञ की सपनों को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। आप किसी से खुश ना हो तो अंतर कर लो, भाई ज़्यादा करप्ट ये है, कम करप्ट ये है, तो कम वालों पे चले जाओ, इससे भी कम कोई और है तो उस पर चले जाओ। आपको शुद्ध 100% राम जी नहीं मिलेंगे, कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे, कलयुग चल रहा है, पर ज़्यादा और कम में फ़र्क करके उसका उपयोग जरूर करो। नोटा का यूज़ ना करो। नो मतलब नो, नो नहीं करो। अच्छा जी, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। एक सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत का महसूस करते हैं, और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी हैं। एक तो हो गया वोट डालकर, नोटा का प्रयोग ना करके। दूसरा है लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, देखो कार्यों में रुचि ले सकते हैं, उसकी आलोचना करके आलोचना कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, सरकार को यह साझा समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। क्या क्या है? धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान ये शामिल हैं। जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। ये कुछ अन्य तरीके हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इसके बाद है अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अखबार, पत्रिका और टेलीविज़न हमेशा निभाते रहना है। जैसे ये निभा रहे हैं हमारे टेलीविज़न वाले लोग, ऐसे ही हमेशा निभाते रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को आना चाहिए और जहाँ भी समस्या दिख रही है अपने देश में उसका समाधान खोजना चाहिए और खुद उसमें भागीदार होना चाहिए। अब आगे बढ़ देखते हैं। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, भागीदारी का मौका दे रहा है लोकतंत्र, सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिलता है, सभी वर्ग के लोगों को नहीं मिलता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि आंदोलन। आंदोलन वो क्या है, कैसे? जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ वर्ग हैं, कुछ लोग हैं जिनको आंदोलन के द्वारा ही भागीदारी मिल पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं, देखो ये सबसे बेहतरीन लाइन है, जागे हुए हैं, देश के लोग जो जागे हुए हैं, इस बारे में रुचि लेते हैं देश कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। यह है इंपॉर्टेंट। जिस देश में लोग जागे हुए हैं, सो नहीं रहे, उनको खबर है सही गलत की, रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। ये मजबूती है। तो आप जागते रहें हमेशा और रुचि लेते रहें और आगे बढ़ते रहें और देश में भागीदारी निभाते रहें। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। गोली मार दी पीटर को, बताओ यार। मात्र ज्यादा से ज्यादा 25 ये और 25 वो, 50 साल पहले की बातें हैं। लगता है कभी ऐसा लगता है जैसे आदि मानव थे 50 साल पहले भी। विवाद तब उभरता है, अच्छा, इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। मतलब वही, हम शक्तिशाली हैं, हम तुम्हें रोक देंगे, तुम हमें रोक देंगे। कहीं भी जुलूस निकल रहा है, कहीं भी धार्मिक यात्रा निकल रही है, निकलने दो। जब हमारा देश सभी धार्मिक पंथों, सभी धार्मिक अपने लोगों, भाइयों को, सबको एक साथ लेके चल रहा है, तो एक साथ चलने दो ना, रोकना नहीं है किसी को। जब ही देश बढ़ेगा आगे, तभी उभर के आएगा विकसित भारत। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। संस्कृतियां, धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग, जो गरीब और जो अमीर हैं, जब आपस में उनके अंदर असमानता पैदा हो जाती है तब वो तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तब भी कुछ इस तरीके से होता है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे, ना कि उसको बढ़ने दे। अब धार्मिक जुलूस, उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। धार्मिक जुलूस, उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। भारत में भी अक्सर आपने देखा होगा, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के, वह सभी पक्षों को एक साथ जगह बिठाकर बात करवाए ताकि विवाद का समाधान निकल सके। ये सारी चीज़ें पुलिस का महत्वपूर्ण रोल रहता है सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम होते हैं, कानून दिए गए होते हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं।
सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। विवादों का जो समाधान कहाँ है? कानून, यानी संविधान, जो हमारे पूर्वज हमें दे गए हैं। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आपको संविधान को हमेशा, हर घर में एक संविधान होना चाहिए, हर एक घर में उसकी कॉपी होनी चाहिए। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। नहरें, नदियां, पानी, जल, ये विवाद का कारण बन जाते हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी को बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी है के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य का डेल्टा क्षेत्र भी सिंचाई किया जाता है। मेटूर बांध, तमिलनाडु, पहले कर्नाटक से ये जाएगा पानी तमिलनाडु में, वहाँ मेटूर बांध और वहाँ कृष्णा राजा सागर बांध इसी नदी के पानी से अपनी पूर्ति करता है, कावेरी से। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, क्योंकि कर्नाटक ऊपर है थोड़ा सा, और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे एक नहर आ रही है और नहर में पानी है, जो नहर के पास है खेत वो पानी लेगा पहले, फिर उसके बाद जो है फिर वो पानी लेगा। करते करते पानी जब तक लास्ट तक पहुंचेगा जब बीच वाले छोड़ देंगे। तो कभी कभी गांव में भी आपस में पानी को लेकर नहर में से एक दूसरे के खेत में, क्योंकि खेत ही उनकी आजीविकाएं हैं, तो बड़ी परेशानी दिक्कतें होती हैं। ये तो राज्य का उदाहरण है। ऐसे ही हर गांव में नहर का जो बंटवारा होता है, पानी का जो अपने अपने खेतों में देते हैं, वहाँ बहुत समस्या देखने को मिलती हैं और वहाँ तो मार भी दिए जाते हैं कई सारे लोग गांवों में। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय समानता के प्रति वचनबद्ध होना। मुख्य विचारों में से एक है न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय सर्वोपरि और सबको समान तरीके से, समान भाव से, समान दृष्टि से देखना और उनके लिए काम करना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़ाव है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय से दलित लोगों के शिक्षा, दलित लोगों को स्वास्थ्य, यातायात सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हाल यह भी था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया गया था। मंदिरों तक में घुसने नहीं दिया था। सॉरी। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था, कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। आगे ने बात वही, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ समानता, बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। उन्हें समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगे। उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। कुछ इस तरीके से प्रावधान करे जाते हैं असमानता को दूर करने के लिए। यह आज का कंप्लीट हो गया है, पर आने वाला भारत जो होगा ना, वो ऐसा होगा कि शिक्षा सबके लिए फ्री होने वाली है। 2047, 20-25 साल, 30 साल सभी के लिए
फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य होगा। और ये 100% सच्चाई है, क्योंकि पहले हम गरीब थे, वहाँ से बाहर निकाले गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। उसके बाद हम चलना सीखे, थोड़े से बड़े हुए, चल रहे हैं, अभी चलना सीख रहे हैं। उसके बाद जब हम चलना सीख जाएंगे, पेट रोटी हमारी बढ़िया चल रही होगी, उसके बाद आने वाली जनरेशन को हम फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य माता पिताओं अपने बुजुर्गों का ये देंगे। उससे बहुत ही बेहतरीन खुशहाली होगी अपने देश में, अपने समाज में, पूरे देश में। ऐसा माहौल पैदा होगा आने वाले भारत, विकसित भारत, संतुलित भारत, समावेशी भारत, सकारात्मक भारत के अंतर्गत कि सब बेहतरीन तरीके से रहेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे, क्योंकि ये भारत भूमि है। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।